नमस्कार। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई और उसमें कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिनकी गूंज आने वाले समय में सुनाई देगी। कहा जा रहा है कि मकसद है जीएसटी को आसान बनाना और आम लोगों पर बोझ कम करना। लेकिन क्या ये वाकई उतना सीधा है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इन बदलावों का असल मतलब क्या है। नमस्ते। बिल्कुल, ये फैसले ऊपरी तौर पर तो राहत भरे लगते हैं, खासकर जब से जीएसटी लागू हुआ है। इसकी पेचीदगियों पर लगातार बात होती रही है। लेकिन हर बदलाव के कई पहलू होते हैं। देखना ये होगा कि कागज पर जो दिख रहा है वो जमीन पर कैसे उतरता है और अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों पर और हाँ, आम आदमी की जेब पर इसका अंतिम असर क्या होता है। यहाँ सिर्फ दरों का बदलना ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझना जरूरी है। सही कहा। तो आज हमारी पड़ताल का फोकस रहेगा ये जो टैक्स स्लैब बदले हैं, इनका मतलब क्या है? क्या वाकई रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी? बीमा पर जीएसटी हटने का क्या असर होगा? गाड़ियों के बाजार में क्या उथल-पुथल मच सकती है? और इन सब बड़े ऐलानों के पीछे की तस्वीर क्या है? आइए इन सब पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से। टैक्स स्लैब का ढांचा ही बदल दिया गया है। पहले जो 4 मुख्य दरें थी, 5%, 12%, 18% और 28%, अब उन्हें समेटकर मुख्य रूप से 2 दरों में लाने की बात है। हाँ, अब एक 5% की दर होगी जिसे मेरिट रेट कहा जा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि इसमें जरूरी चीजें रखने का इरादा है। और दूसरी मुख्य दर होगी 18%, जिसे स्टैंडर्ड रेट का नाम दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि जो चीजें पहले 12% या 28% के दायरे में थीं, उनमें से ज्यादातर अब या तो 5% में आएंगी या 18% में। लेकिन यहाँ पहली पेच है, ये बंटवारा कैसे होगा? कौन सी चीज 12% से घटकर 5% में जाएगी और कौन सी 18% में? और जो 28% वाली चीजें 18% में आ रही हैं, क्या वो वाकई उतनी सस्ती होंगी? और इसी के साथ एक 40% का विशेष टैक्स स्लैब भी बनाया जा रहा है, जिसे कुछ लोग सिन गुड्स या कहें विलासता वाली चीज़ों पर लगाने की बात कर रहे हैं, जैसे तंबाकू या महंगी गाड़ियाँ। तो क्या ये 2 स्लैब वाली बात पूरी तरह सही है या ये एक तरह से 3 स्लैब हो गए, 5%, 18% और 40%? ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता है। कहने को तो 2 मुख्य दरें हैं, पर 40% की दर भी तो मौजूद है। तो सरलीकरण कितना हुआ, इस पर बहस हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि 4 दरों के मुकाबले अब शायद हिसाब किताब रखना थोड़ा आसान हो जाए। दावा यही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स भरना यानी कर अनुपालन आसान होगा। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब कंपनियां अपनी चीजों को इन नई दरों के हिसाब से वर्गीकृत करेंगी। क्या इससे विवाद कम होंगे या नए तरह के विवाद खड़े होंगे, ये देखना बाकी है। चलिए अब उन चीज़ों की बात करते हैं जिनका सीधा ताल्लुक घर के बजट से है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कई चीज़ों पर टैक्स घटाया गया है। मिसाल के तौर पर हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन जैसी टॉयलेटरीज, ये पहले 18% पर थे, अब कहा जा रहा है कि 5% पर आ जाएंगी। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल, 13% की सीधी कमी। ये वो चीजें हैं जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती हैं। सैद्धांतिक रूप से तो कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या कंपनियां इस पूरी कटौती का फायदा ग्राहक तक पहुंचाएंगी या फिर लागत बढ़ने का हवाला देकर कुछ हिस्सा खुद रख लेंगी? बाजार कैसे प्रतिक्रिया देता है, इस पर नजर रखनी होगी। खाने पीने की चीज़ों में भी कुछ राहत दिख रही है। घी, मक्खन, चीज़ और पैक्ड नमकीन, इन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। और इससे भी बड़ी बात, रोटी, पराठा और पैक्ड पनीर पर टैक्स 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। ये तो कमाल है। हाँ, 0। रोटी, पराठा जैसी बुनियादी चीजों का टैक्स फ्री होना वाकई आम आदमी के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। इससे खाद्य मुद्रास्फीति पर कुछ लगाम लगने की उम्मीद की जा सकती है। डेयरी उत्पादों जैसे घी, मक्खन पर टैक्स कम होने से भी इनकी खपत बढ़ सकती है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या पैक्ड रोटी या पनीर बेचने वाली कंपनियां तुरंत दाम कम करेंगी? और क्या खुले में बिकने वाली चीजों पर इसका कोई असर होगा? अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ देखें। एयर कंडीशनर, डिश वॉशर और 32 इंच से बड़े टीवी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अब छोटे बड़े सभी टीवी पर एक ही दर 18% लगेगी। ये बड़े अप्लायंसेस के बाजार के लिए अहम खबर है। 28% से 18% पर आना कीमतों में ठीक ठाक कमी ला सकता है, जिससे त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ सकती है।
और सभी टीवी पर एक दर होने से ग्राहकों और दुकानदारों दोनों के लिए भ्रम खत्म होगा। ये एक रूपता लाने की अच्छी कोशिश है, लेकिन क्या इससे ऊर्जा की खपत वाले उपकरणों का इस्तेमाल और बढ़ेगा? ये एक सोचने वाली बात है। और हाँ, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें, पेंसिल, शार्पनर, नक्शे, नोटबुक, इन्हें भी टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। शिक्षा सामग्री पर टैक्स हटाना हमेशा एक स्वागत योग्य कदम होता है। इससे स्कूली बच्चों वाले परिवारों पर थोड़ा बोझ कम होगा। ये दिखाता है कि शिक्षा को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है। छोटी ही सही, पर ये एक सकारात्मक पहल है। अब आते हैं एक और बहुत बड़े फैसले पर, स्वास्थ्य और जीवन बीमा। पहले इनके प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था, जो प्रीमियम को काफी बढ़ा देता था। हाँ, और ये काफी समय से बहस का मुद्दा भी था कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी जरूरी चीजों पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों। अब काउंसिल ने फैसला किया है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाएगा। यानी अब प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं। इससे तो बीमा पॉलिसी सीधी सीधी सस्ती हो जानी चाहिए। उम्मीद तो यही है। ये भारत में बीमा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लागत कम होने से शायद वो लोग भी बीमा लेने के बारे में सोचें जो अब तक इसे महंगा समझकर नजरअंदाज कर देते थे। ये न सिर्फ व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा, बल्कि एक तरह से सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। लेकिन यहां भी देखना होगा कि बीमा कंपनियां इसे कैसे लागू करती हैं और क्या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भी इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं। चलिए, अब जरा ऑटोमोबाइल सेक्टर का हाल देखें। यहाँ भी कुछ दिलचस्प बदलाव हैं। छोटी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, जिन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उन्हें 18% के स्लैब में लाया गया है। जी, 18% में। ये यात्री वाहनों के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा, यानी आम आदमी की कारें और बाइक्स। 10% की टैक्स कटौती काफी मायने रखती है। इससे एंट्री लेवल और मिड सेगमेंट कारों की कीमतें कम हो सकती हैं, जो इस सेक्टर में मांग को बढ़ावा दे सकती हैं, जहां पिछले कुछ समय से थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही थी। इसी तरह तिपहिया वाहन और माल ढुलाई वाले छोटे वाहन, उन पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। तिपहिया वाहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा है और माल ढुलाई वाले वाहन लॉजिस्टिक्स की रीढ़। टैक्स कम होने से इनकी लागत घटेगी, जिसका फायदा शायद ड्राइवरों और छोटे व्यवसायों को मिल सकता है। ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए अच्छी खबर है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ है। सारी गाड़ियां सस्ती नहीं हो रही हैं। जो लग्जरी और बड़ी गाड़ियां हैं, जिन पर पहले 28% जीएसटी के साथ साथ सेस भी लगता था, उन्हें अब सीधे 40% वाले विशेष स्लैब में डाल दिया गया है। ये तो भारी बढ़ोतरी है। दूसरी तरफ महंगी और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इसे शायद प्रगतिशील कराधान का उदाहरण कह सकते हैं। मतलब जिनकी खरीदने की क्षमता ज्यादा है, उनसे ज्यादा टैक्स लेना। लेकिन सवाल यह है कि क्या 40% की दर बहुत ज्यादा है? क्या इससे लग्जरी कार बाजार पर नकारात्मक असर पड़ेगा? और ये सेस का क्या हुआ जो पहले लगता था, क्या वो इस 40% में शामिल है या हट गया है? इस पर और स्पष्टता की जरूरत होगी। सही बात है। ऑटो सेक्टर के अलावा कुछ और क्षेत्रों में भी राहत की खबर है। जिम, सैलून, योग केंद्र जैसी वेलनेस सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये सेवा क्षेत्र, खासकर वेलनेस इंडस्ट्री, जो महामारी के बाद धीरे धीरे उभर रही है, उसके लिए काफी बड़ी राहत है। 13% की कटौती इन सेवाओं को ज्यादा लोगों की पहुंच में ला सकती है। निर्माण क्षेत्र के लिए भी एक अहम घोषणा है। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे घर बनाने की लागत कम होनी चाहिए। हाँ, सीमेंट बिल्डिंग बनाने की सबसे बुनियादी चीजों में से एक है। टैक्स में 10% की कमी बहुत मायने रखती है। इससे निर्माण लागत घट सकती है। उम्मीद है कि इसका फायदा घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। साथ ही सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत भी कम हो सकती है। लेकिन क्या बिल्डर वाकई फ्लैट्स की कीमतें कम करेंगे? ये बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। और किसानों के लिए भी खुश है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीनें और खेती के दूसरे उपकरण, इन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने वाला कदम है। आधुनिक उपकरण खरीदने में किसानों को आसानी होगी, जिससे उनकी लागत कम हो सकती है और उत्पादकता बढ़ सकती है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक हो सकता है। और इन सब बदलावों को लागू करने की तारीख भी तय हो गई है, 22 सितंबर 2025। अभी काफी समय है। हाँ, ये प्रभावी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उद्योगों और व्यवसायों को अपनी कीमतें तय करने,
अपने अकाउंटिंग सिस्टम बदलने और नई व्यवस्था के लिए तैयार होने का पर्याप्त समय मिलेगा। अचानक लागू करने से जो अफरा तफरी मच सकती थी उससे बचा जा सकेगा। ये एक सोचा समझा कदम लगता है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर ये उभर रही है। टैक्स का ढांचा सरल करने की कोशिश, रोजमर्रा की कई चीजें, बीमा, छोटी गाड़ियां, कुछ सेवाएं, सीमेंट, खेती के उपकरण, इन सब को सस्ता करने का प्रयास। लेकिन दूसरी तरफ लग्जरी गाड़ियां महंगी, एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश दिख रही है। और शायद टैक्स सिस्टम को थोड़ा तर्कसंगत बनाना। लेकिन असली चुनौती इनके क्रियान्वयन में होगी। क्या ये बदलाव वाकई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे? महंगाई पर इनका क्या असर होगा? मतलब, क्या कुछ चीजें सस्ती होने से कुल मिलाकर महंगाई कम होगी, या फिर कुछ चीजों के दाम बढ़ने और टैक्स कटौती का पूरा फायदा नीचे तक न पहुंचने से स्थिति वैसी ही रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनका लाभ सचमुच अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगा? इन सब पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और सवाल मन में आता है। इतनी सारी चीजों का टैक्स घटाया गया है, बीमा पर तो शून्य ही कर दिया, तो क्या इससे सरकार के खजाने पर यानी राजस्व पर भारी असर नहीं पड़ेगा? ये इन बदलावों का शायद सबसे पेचीदा और बहस का मुद्दा है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर गहराई से सोचना होगा। एक तरफ तो टैक्स दरों में कटौती की गई है, जिसका सीधा असर सरकारी राजस्व पर पड़ सकता है। तो क्या सरकार को उम्मीद है कि दरें कम होने से टैक्स चोरी कम होगी और ज्यादा लोग टैक्स देंगे, जिससे कुल राजस्व बढ़ जाएगा? या फिर इस राजस्व कमी की भरपाई के लिए कहीं और टैक्स बढ़ाया जाएगा या खर्चों में कटौती की जाएगी? इसका सीधा असर देश के राजकोषीय घाटे पर पड़ सकता है। ये व्यापक आर्थिक संतुलन का सवाल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन फैसलों के पीछे का राजकोषीय गणित क्या है, ये समझना बाकी है, और यही शायद इन बदलावों का सबसे बड़ा अनसुलझा पहलू है जिस पर आगे और जानकारी सामने आ सकती है।